विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबा केसरी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दमदार 10 और आपके साथ मैं हूं विवेक। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज की जो सबसे दमदार रिपोर्ट है वो क्या कहती है। और पहली रिपोर्ट की तरफ सीधा रुख करते हैं। पहली रिपोर्ट है मालेगांव मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ। महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर महबूब ने जो खुलासे किए हैं वो आपको चौंका कर रख देंगे। और खुलासे में पता चला है कि परमवीर सिंह ने किस तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के आदेश दिए और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को उठा लेने की मंशा वालों ने हिंदू और सनातनों के नाम को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश रची थी। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा। महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने बताया सच। मुजावर ने कहा मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के थे ऑर्डर। भागवत की गिरफ्तारी का दबाव बनाने का आरोप। फर्जी भगवा आतंकी पटकथा का द एंड हो गया। 7 आरोपी बाइज्जत बरी कर दिए गए। लेकिन अब जो खुलासे एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने किए वो तत्कालीन सरकार और जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। महबूब मुजावर ने कहा, मुझे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। भगवा आतंक को लेकर भागवत की गिरफ्तारी का दबाव बनाया गया। परमवीर सिंह ने मोहन भागवत को गिरफ्तार करने को कहा। मेरे पास इस दावे के दस्तावेज मौजूद हैं। कोई भगवा आतंकवाद नहीं था, सब कुछ फर्जी था। मैं किसी के पीछे नहीं गया क्योंकि मुझे वास्तविकता पता थी। मोहन भागवत जैसे व्यक्ति को पकड़ना मेरी क्षमता से बाहर था। आदरणीय मोहन भागवत जी, इनको भी उठा के लाने के लिए आदेश था। मेरे को जो आदेश था वो परमवीर सिंह साहब का था। उन्होंने मेरे को ये पूरा गवर्नमेंट यंत्रणे में से पुलिस कर्मचारी प्रोवाइड किए थे, रिवॉल्वर प्रोवाइड की थी, आदेश दिया था। जब ये आदेश की पूर्तता मेरे से नहीं हुई इसलिए मेरे ऊपर उन्होंने एक झूठा गुना दाखिल करके मेरे को जेल में भेज दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद जैसे शब्द तैयार किए जाने का आरोप लगाया। इस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। बैलेंस करते हैं, इसलिए ये हिंदू आतंकवाद की पूरी थियरी तैयार की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया। मुजावर के दावे पर बीजेपी हमलावर है। सांसद संबित पात्रा ने गांधी परिवार पर आरोप लगाते हुए मोहन भागवत को झूठे केस में फंसाने की साजिश बताया और भगवा आतंकवाद का नैरेटिव रचने की बात कही। ये निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। चार्जशीट में नाम नहीं, जांच में कहीं भी मोहन भागवत जी का कोई लेना देना नहीं, नाम नहीं आ रहा। तो आप उस समय की कांग्रेस सरकार की विंडिक्टिव एटीट्यूड को देखिए। लेकिन इन आरोपों को स्वीकारने के बजाय, जवाब देने के बजाय कांग्रेस नेता मालेगांव मामले में गवाहों के मुकरने का मुद्दा उछाल रहे हैं। जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाए जा रहे हैं तो पूर्व एटीएस अधिकारी के अब बयान देने पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस तरह जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर भाजपा की सरकार दुश्मनों पर प्रहार करती है, अपनों की मदद करती है, उसका जीता जागता नमूना है। देश जानना चाहता है, विस्फोट तो हुआ, मारे गए लोग, मोटरसाइकिल मिली, डायनामाइट यूज हुआ, किसने किया? उनसे गई वो हमसे नहीं आती। खरा आरोपी कब पकड़ोगे आप? बिना सिर पैर वाला सवाल कांग्रेस को मैदान से पीछे हटने को विवश कर रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि कांग्रेस के वे कौन से नेता थे जो पर्दे के पीछे से जांच एजेंसियों को अपनी उंगली पर नचा रहे थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को उठा लेने की मंशा वालों ने हिंदू और सनातन को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कौन थे वो कांग्रेस के नेता?
क्या इसके पीछे उनकी रणनीति थी? केवल और केवल सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करना। इसी के कारण आपने साध्वी जी का छल किया, उनको पीड़ित प्रताड़ित किया, जानवर के साथ भी नहीं करते उससे बदतर सलूक उनके साथ किया। क्या कारण था? कांग्रेस दल को इसका खामियाजा भुगतना होगा। इस पूरे मामले के खुलासे के बाद कांग्रेस नाच रही है, सवालों से बच रही है। एटीएस के पूर्व अधिकारी परमवीर सिंह पर सबूतों के साथ आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का जवाब वो चुप्पी है, जो आने वाले समय में उनकी परेशानी अभी और बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, एसआईआर पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई, लेकिन विपक्ष को इसमें इलेक्शन कमीशन चोर जैसा दिखता है। राहुल गांधी ने तो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को भी चेतावनी दी है। हालांकि इस बार इलेक्शन कमीशन ने राहुल के सभी सवालों का जवाब दे दिया है। एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, सभी 38 जिलाधिकारी के साथ लिस्ट हुई साझा, राजनीतिक दलों को सौंपी गई ड्राफ्ट की कॉपी। राहुल कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में लगी है। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। राहुल मानते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए चोरी करवा रहा है, कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। राहुल उन अधिकारियों को धमका रहे हैं, कह रहे हैं ये काम हिंदुस्तान के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। राहुल गांधी पुख्ता सबूतों की बात कह रहे हैं, सबूतों को रिलीज करने की बात कर रहे हैं। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। भारत निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान को बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बताया है। साथ ही आयोग ने अपने कर्मियों से अपील की है कि वे बिना किसी दबाव के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गरिमा को बनाए रखें। राहुल के आरोप पर आयोग ने कहा, चुनाव आयोग उन्हें 12 जून 2025 को एक मेल भेजता है, वे नहीं आते। चुनाव आयोग उन्हें 12 जून 2025 को एक पत्र भेजता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देते। उन्होंने कभी भी किसी भी मुद्दे पर चुनाव आयोग को कोई पत्र नहीं भेजा। ये बहुत अजीब है कि वे बेतुके आरोप लगा रहे हैं और अब चुनाव आयोग और उसके कर्मचारियों को धमकाना शुरू कर दिया है, जो निंदनीय है। लेकिन इस जवाब से इतर आरजेडी सांसद मनोज झा इसे वोटबंदी का नाम दे रहे हैं, लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। तो जेडीयू सांसद संजय झा को भी कोई इशू इसमें नहीं दिखता। प्रति विधानसभा क्षेत्र जितने लोगों के नाम डिलीट हो रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। वोट बंदी का दूसरा नाम है एसआईआर। बिहार में पहले भी 2003 में 1 महीने का ही समय दे करके ये काम हुआ था। आज से 1 महीने का समय आपके पास है कि अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम गलती से काट दिया गया है तो आप जाके सुधार करवा सकते हैं। देश का नागरिक नहीं है, वोटर लिस्ट में गलती से नाम है, तो बिल्कुल सफाई होनी चाहिए। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसे प्रशासनिक काम बताते हुए राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन को दी गई धमकी और संवैधानिक संस्थाओं पर गलत टिप्पणी को गलत बताया है। राहुल गांधी ने बार बार संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दिया है। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत जीत के हम कैसे आए, तो हमारी सरकार तो नहीं था। इस बीच में कई स्टेट्स का इलेक्शन हुए हैं, कई स्टेट से उनके गठबंधन वाला जीतते हैं। वो जब जीतते हैं तो सब कुछ चंगा है, और जब हार जाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के सर पे वो लोग फोड़ देते हैं।
तो राहुल गांधी का आरोप निगाहें कहीं और निशाना कहीं की तरफ इशारा करता है, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह राहुल पर तंज कस रहे हैं और राहुल को ही चोर बता रहे हैं। गांव की कहावत है कि चोर चोरी के खिलाफ बोलेगा कौन सुनने वाला। जिसने पूरे राज्य को बदनाम किया था वे लोग बोलेंगे। झूठ बोलने का ठेका, राहुल गांधी झूठ बोलने का ठेका लेते हैं। ये समझ से परे है कि व्यक्ति की आजादी का ऐसा इस्तेमाल, वो भी उस संस्था के साथ जिसने कई मोर्चों पर पूरे सबूत के साथ जवाब दिया हो। चाहे वो 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल का आयोग पर पक्षपात वाला आरोप हो या ईवीएम की विश्वसनीयता और मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर सवाल। इस बार भी इलेक्शन कमीशन ने राहुल के सवाल का माकूल जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, बिहार में वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जारी हो गया, लेकिन इसमें क्या आया है? 65 लाख मतदाताओं के जो नाम है वो हटा दिए गए हैं और जो संख्या है वो घटकर अब 7 करोड़ 24 लाख ही रह गई। तो सियासी गलियारे में विरोध की आवाजें बुलंद हो रही हैं। बिहार में वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जारी, 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए। मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 24 लाख रह गई। इलेक्शन कमीशन का वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। ड्राफ्ट के मुताबिक 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, तो अब मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 24 लाख रह गई है। जिलेवार तरीके से आंकड़ों को देखें तो जहां मतदाताओं के नामों को हटाने वाली संख्या लाख में है, वो जिले हैं सारण, जहां 2,73,223 नाम हटाए गए। भागलपुर में 2,44,612 नाम हटाए गए। दरभंगा में 2,03,315 नाम हटाए गए। पश्चिम चंपारण में 1,91,376 नाम हटाए गए। किशनगंज में 1,45,913 नाम हटाए गए। सहरसा में 1,31,596 नाम हटाए गए। सुपौल में 1,28,207 नाम हटाए गए। चुनाव आयोग ने सभी दलों के साथ सर्वदलीय बैठक भी की, जिसमें आरजेडी ने आयोग के काम पर असंतोष जताते हुए 2 सुझाव भी दिए। आपको बताएं कि बिहार में वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जारी हो गया है। आपको बताएं कि बिहार के सभी मतदाता और राजनीतिक दल संशोधन करा सकते हैं। वोटर लिस्ट पर 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आपत्तियां दर्ज कराने के लिए आमंत्रित हैं। 1 सितंबर तक नाम जोड़ने हटाने का काम होगा। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर पूरी प्रक्रिया शुरू की गई। अगर लिस्ट में आपका नाम भी नहीं है तो 1 सितंबर तक पूरे राज्य में विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां अपने दावे और आपत्तियां आप दर्ज करवा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं, जिन्हें तलाशते तलाशते अब बांग्लादेशी मॉडल भी जांच के रडार पर आ गई। जिनके पास कागजात बांग्लादेश के थे, ठिकाना उन्होंने पश्चिम बंगाल का बना रखा था और बांग्लादेशी अभिनेत्री से फर्जी आधार और फर्जी वोटर कार्ड भी बरामद किए गए। बांग्लादेशी मॉडल की घुसपैठ स्टोरी, 2 आधार और पैन कार्ड वाली थ्योरी। बांग्लादेशी मॉडल, बंगाल की वोटर। घुसपैठिया हसीना कैसे हुई एक्सपोज। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष का बवाल जारी। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की जांच की बात पर हंगामा हो रहा है। घुसपैठियों को देश से निकालने की कार्रवाई पर हो हंगामा समझ से परे है और इसी बीच एक हसीना की एंट्री ने हंगामा खड़ा कर दिया। बांग्लादेशी अभिनेत्री शांता पॉल गिरफ्तार कर ली गई। कोलकाता पुलिस ने शांता को अरेस्ट कर लिया। फर्जी दस्तावेजों के साथ वो भारत में रह रही थी। शांता पॉल बांग्लादेश के 12 साल की रहने वाली है। पिछले कुछ सालों से कोलकाता में रह रही थी। बांग्लादेशी अभिनेत्री से फर्जी आधार और वोटर कार्ड मिले। फर्जी दस्तावेज का मामला सामने आने के बाद शांता पॉल सुर्खियों में। पॉल ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा भी ले चुकी है। पुलिस अब UIDAI चुनाव आयोग और फूड डिपार्टमेंट से संपर्क कर रही है। कैसे भारतीय दस्तावेज बने, किन लोगों ने शांता के दस्तावेज बनवाए, बंगाल में फर्जी दस्तावेज का सिंडिकेट कौन चला रहा है।
मॉडल शांतापाल के फ्लैट से बांग्लादेशी पासपोर्ट, प्रेजेंट एयरवेज का कर्मचारी कार्ड, ढाका बोर्ड का परीक्षा प्रवेश पत्र, 2 अलग अलग पते वाले आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक शांतापाल 2024 से एक शख्स के साथ जादवपुर इलाके में किराए के मकान में रहती थी। अब उस शख्स की भी पहचान की जा रही है। कोर्ट ने शांता को 8 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हर एंगल से जांच हो रही है कि आखिर अवैध तरीके से रहने का मकसद क्या था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आंध्र प्रदेश से अगली खबर, जहां मंत्री के भाई ने कांस्टेबल को थप्पड़ जड़ दिया, वो भी बस इसलिए क्योंकि मंदिर में दर्शन करने के लिए मंत्री का भाई कतार में लगना नहीं चाहता था। कांस्टेबल ने उसे लाइन दिखाई तो मंत्री के भाई ने थप्पड़ और गाली गलौज की। मंत्री के भाई ने मंदिर को WWE का रिंग बना डाला। पुलिस कांस्टेबल को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। बिना लाइन के मंदिर में एंट्री नहीं मिली तो मंत्री के भाई का पारा हाई हो गया। नांदयाल के कोलिमी गुंडला में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का उद्घाटन चल रहा था। माहौल भक्तिमय था, लोग आनंद में डूबे थे। लेकिन तभी एंट्री हुई टीडीपी के सड़क मंत्री बीसी जनार्दन रेड्डी के भाई बीसी मदन भूपाल रेड्डी की। मदन रेड्डी तुरंत मंदिर के अंदर जाना चाहते थे बिना लाइन में लगे, लेकिन ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल जसवंत ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान दोनों के बीच बहस होने लगी। मदन रेड्डी ने पहले तो कांस्टेबल को गालियां दी, फिर अचानक थप्पड़ मार दिया। तो नियम सबके लिए हैं, नियम सबके लिए बराबर हैं, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। तो आज दमदार 10 में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप जहां भी रहें खुश रहें, अपनों के साथ रहें और रिपब्लिक भारत जरूर देखते रहें। शुक्रिया। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी?